नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने एक प्रमुख टॉपिक जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। और उस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। जो भारत की राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आज हम लोग प्रमुख रूप से संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। क्या है इसको थोड़ा सा एक बार चर्चा करते हैं। चूंकि आप जानते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा था कि संविधान के भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। भाग 2 के बारे में भी हम लोगों ने देखा। भाग 3 के बारे में फंडामेंटल राइट क्या है देखा। इसी प्रकार भाग 4 जो है, जो कि आपका भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना को 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये 1937 आयरलैंड का संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं के बारे में बताया है कि ये भारतीय संविधान का अनोखी विशेषता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा के रूप में माना है। ठीक है, और यह फार जो है फंडामेंटल राइट को भी उन्होंने कहा है, और डीपीएसपी, इन दोनों को मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा बताया है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, डीपीएसपी के बारे में यदि बात किया जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य पर नैतिक बाध्यता आरोपित करते हैं। सबसे पहली बात कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या करता है, ये राज्य पर नैतिक बाध्यता आरोपित करता है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होती है, सकारात्मक होती है, जबकि मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है नकारात्मक होती है। तो कभी आपसे डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या विभिन्नता है, तो डीपीएसपी का जो विचारधारा है वो सकारात्मक है, वही आपका मौलिक अधिकार का जो विचारधारा है वो नकारात्मक है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह एक सकारात्मक विचारधारा पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यह वाद योग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, यह वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल राइट है या फार है यह वाद योग्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, लेकिन डीपीएसपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक ही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में न्याय की बात किया गया है। न्याय में आप देखेंगे राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो डीपीएसपी की विचारधारा है ये क्या है ना, ये मूल अधिकारों के ही पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि जो न्याय आप सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना की बात करते हैं, लोगों की कल्याणकारी की बात करते हैं, तो ये पूरी अवधारणा इसी पे निहित है। ठीक है, इसका उद्देश्य, ठीक है, आप जान रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति करना, उसकी जो प्रतिपूर्ति करने का कार्य है इसी का डीपीएसपी का है। ठीक है, ये हो गया। डीपीएसपी की और विशेषताएं भी हम एक बार और देख लेते हैं। क्या इसकी विशेषताएं, देखिए, डीपीएसपी यानी कि राज्य के डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी जो है, ठीक है, देखिए डीपीएसपी की विशेषता आप देखेंगे तो विधायी
कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में, विधायी कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें देना इसका प्रमुख कार्य है। यदि आप बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रमुख कार्य है वह यही है कि विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में जो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है उसको क्या करना, संवैधानिक रूप से एक निर्देश देना। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है। ठीक है, एवं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों हेतु एक इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। ये भी आपको इस बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसकी जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कराते हैं, ना कि पुलिस राज्य का। ठीक है, देखिए डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि आप गवर्नमेंट सिस्टम जानते हैं, तो गवर्नमेंट सिस्टम में आप जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का जो उद्देश्य है वही यही है कि एक लोक कल्याणकारी विचारधारा का निर्माण करना, यानी कि लोगों के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अभी आपको हमने एक बात बताया है शुरुआत में ही कि जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये गैर न्यायोचित है, यानी वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट तो आपका वाद योग्य है, लेकिन ये गैर वाद योग्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रोजगार की मांग करें फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, नहीं सरकार इसको लागू करवाए, तो ऐसा नहीं है। अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि तमाम सारे जो छात्र होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में धरना देते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनके ऊपर लाठीचार्ज करा देता है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, देखिए रोजगार देना, ये क्या है, सरकार के लिए ये डीपीएसपी का ही भाग है। ठीक है, तो सरकार के लिए स्वेच्छाचारी है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अर्थात इन्हें लागू करवाने हेतु इनके उल्लंघन पर अदालत में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, डीपीएसपी किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी है, यह किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है। उच्चतम न्यायालय यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराता है तो उसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 के साथ तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, ये आपने समझा कि डीपीएसपी की क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, कि नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन विद्वान, देखिए आप संविधान पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ऐसा वर्गीकरण नहीं मिलता है, लेकिन विद्वानों ने सामान्य तौर पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला विचारधारा समाजवादी, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें समाजवादी विचारधारा, जैसे आप देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। आप दूसरी बात लेंगे तो गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी का भी एक अहम योगदान, अहम रोल, तो इनकी भी विचारधारा है। फिर उदार बौद्धिक विचारधारा, तो देखिए उदारवादी विचारधारा, हमारे कहने का मतलब क्या है, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं वर्गीकरण नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है समाजवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, उदार बौद्धिक विचारधारा, लेकिन मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि विद्वानों ने इस बात का वर्णन किया है
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इन प्रकार की विचारधाराओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यदि हम समाजवादी विचारधारा की बात करें तो देखिए, समाजवादी विचारधारा हम देखेंगे तो इस वर्ग में डीपीएसपी में समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि समाजवादी विचारधारा क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए समाजवादी विचारधारा में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 38 डीपीएसपी का जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। तो समाजवादी विचारधारा में आप देखेंगे अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार, राज्य क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास भी करेगा। जो आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है समाजवादी में। ठीक है, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में 39 में क्या है आप देखेंगे, अनुच्छेद 39 में तो राज्य की नीति को आजीविका के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण, आर्टिकल 39 में। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 39 में अन्य भी बातें किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि आप किसी के मेल और फीमेल यानी कि जेंडर के आधार पे आप जो है उसे विभेद नहीं करना है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 39A, ये भी एक समाजवादी विचारधारा है। इसमें समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ठीक है, गरीबों को मुफ्त जो है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 41, जो मैं बेरोजगारी की बात कर रहा था अभी पिछले इसी लेक्चर में, अभी हमने बात किया कुछ देर पहले। तो आर्टिकल 41 के माध्यम से आप देखेंगे कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, अभी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम खास करके इसी पे कार्य करता है। लेकिन क्या है, ये बाध्यकारी तो है नहीं, स्वेच्छाचारी है और वाद योग्य भी नहीं है। तो गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर आप बेरोजगारी पे सरकार काम नहीं कर रहा है, बीमारी की स्थिति पे सरकार काम नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या दायर कर सकते हैं याचिका, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे आर्टिकल 42 यानी कि 42, इसमें क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान। असल में फैक्चुअल डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, आर्टिकल 42। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 में आप देखेंगे कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि जो भी कंपनी का निर्माण हो रहा है, कंपनी में लोग कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे एक न्यूनतम मजदूरी तो हो। ठीक है, कि जिससे उसका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन यापन है वो सकुशल संपन्न हो सके। ठीक है, तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बारे में इस बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A में क्या देखते हैं आप, अनुच्छेद 43A में देखते हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 43A भी जोड़ा गया है, आर्टिकल 39A भी जोड़ा गया है। ये दोनों जो है वर्ष 1976 में
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, समाजवादी तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा। चूंकि आप जानते हैं, आप देखेंगे ना, तो चाहे दक्षिण अफ्रीका की कहानी हो, चाहे भारत की कहानी हो, आप देखेंगे कि 1947 तक, जब तक देश आजाद हुआ, तो गांधी जी का एक प्रमुख विचारधारा शुरू से लेकर अंत तक था। चाहे गांधी जी का आगमन हुआ, उसके बाद कांग्रेस के गठन के बाद गांधी जी कैसे एक आंदोलन चलाएं, ठीक है, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो इस प्रकार से इस संविधान में विद्वानों ने इस बात को व्यक्त किया कि गांधीवादी विचारधारा डीपीएसपी में लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे देखिए, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है। अनुच्छेद 46 में एससी, एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में देखते हैं तो मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 48 में गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशु के वध पर रोक लगाया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एक गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है, इसके बाद आपको हम उदारवादी विचारधारा के बारे में बताते हैं। ठीक है, उदारवादी विचारधारा क्या है? देखिए, उदार बौद्धिक सिद्धांत में आप देखेंगे आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात किया था, आर्टिकल 44 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु न पूर्ण कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, इसे फिर फंडामेंटल राइट में भी जोड़ दिया गया अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 48 आप देखेंगे आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना एक उदारवादी बौद्धिक विचारधारा है। अनुच्छेद 48 आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना। ठीक है, बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के द्वारा समाधान करने का प्रावधान करेगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, डीपीएसपी का महत्व क्या है ये भी आप जान लीजिए। डीपीएसपी का महत्व देखिए, घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा, मौलिक अधिकारों का पूरक है। मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित क्रियान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करना आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में है। सरकार के पथ प्रदर्शक दार्शनिक व मित्र के रूप में है। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो बहुत ही व्यापक है। ये घरेलू और विदेशी नीतियों में जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के पूरक ही है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के मतलब कि उसको पूर्ण और उसको उचित प्रभावी बनाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, फिर आप देखेंगे विपक्ष को सरकार के संचालन पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को भी एक मौका मिलता है कि सरकार क्या वेलफेयर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है,
उसके साथ साथ जो राजनीतिक घोषणा पत्र है, जो पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो है, आप देखते हैं कि वो हमेशा वेलफेयर से संबंधित होता है, तो इसका एक महत्व है। ठीक है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं।